भारत में यौन हिंसा एक बहुत बड़ी समस्या है। आदिवासी महिलाएं और लड़कियां भारत में अलग अलग राज्यों में हैं। ये महिलाएं और लड़कियां ज्यादातर कम पढ़ी लिखी हैं, श्रमिक हैं, मजदूरी ऊपर अपना गुजरान चलाती हैं, अलग अलग राज्यों में पलायन करती हैं, साथ में खेतों में काम करती हैं। इन लड़कियों और औरतों के साथ जो यौन हिंसा हो रही है, उस यौन हिंसा की कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। ये यौन हिंसा जंगलों में होती है, ये यौन हिंसा हॉस्टलों में होती है, ये यौन हिंसा खेतों में होती है, ये यौन हिंसा अलग अलग जगहों पर होती है जो शायद लोगों को दिखाई भी नहीं देती, और शायद दिखाई भी देती है पर लोग उसे अनसुनी करते और शायद उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन लीडर्स जो भारत में 3 सालों से काम कर रहा है, इसने एक मुहिम छेड़ा है। जो ये 33 केस हैं वो 10 राज्यों से हमने लिए हैं। आदिवासी महिलाएं और लड़कियों की क्या स्थिति है और खास करके उनके ऊपर किस तरह से यौन हिंसा हो रही है, उसको उजागर करेंगे। और इन केसों को हमारी ही तरह एक्टिविस्ट महिलाएं जो दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय से आई हैं, उन महिलाओं ने इन केसों का अभ्यास किया है। और ये महिलाएं और लड़कियां इन मुद्दों पर काम भी कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि यौन हिंसा से ग्रस्त आदिवासी लड़कियां और महिलाएं अपनी आवाज़ उठा सके, आवाज़ बुलंद कर सके और साथ में कोर्ट में जाके न्याय की मांग कर सकें। कि जहाँ पे नैसर्गिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वहाँ पे महिलाओं का उत्पीड़न शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं, पुरुष लोग हैं, तो गांव ऐसे कुछ दिखे हैं कि पुरुष लोग जंगल में जाके पलायन किए हैं और महिला बालक और वृद्ध अपने घर को संभाल रही है। आदिवासी समुदाय जो है, तो ये कुका जानवर कोई भी हो जंगल का, उसको डरता नहीं है। उसको डर किस बात का है? ये जो गणवेशधारी है, पुलिस है, फॉरेस्ट है, और ये लोग जो है, इन सभी को ये लोग डरते हैं। न्यायिक पदों पर आदिवासी लोगों का कम होना, और जिन लोग बैठे हैं न्यायिक पदों पर और न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेवार जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, उनमें पितृसत्तात्मक सोच के लोग बैठे हुए रहते हैं। और ऐसे में आदिवासी महिलाएं, जिनको कि पहले से ही सबसे कमज़ोर तबका समझा जाता है, उनके साथ में न्याय पाने के लिए जो प्रक्रिया है वो सब इतना जटिल हो जाता है कि न्याय पाने में उन्हें बहुत कठिनाई होती है। While these women are already disadvantaged by their deplorable socio-economic condition, their vulnerability is also exacerbated due to their marginalized status within their homes. They have no rights over their hereditary property and are physically and mentally exploited by their husband, family members, and real estate managers. They are called at odd hours to work in a tea garden. They are requested for sexual favors, physical touch and physical proximity. उनके साथ हिंसाओं का जो स्तर होता है वो सिर्फ स्त्री होने के नाते नहीं, बल्कि एक सत्ता द्वारा स्पॉन्सर्ड और उनके द्वारा प्रायोजित हिंसाएं जो उनके जमीन, जंगल, जल और उनके जनों की लूट जो जारी है, उसके हवाले से देखने को मिल रही होती है। और जितनी आवाजाही आदिवासी महिलाओं की अपने घर से बाहर है, वो अन्य समाज में नहीं है। श्रम के लिए वो बाहर निकलती हैं और इस बाहर निकलने के क्रम में भी शोषण का स्तर अधिक हो जाता है। Poor communication and a lack of access to quality education and other basic amenities may also be the contributing factors, because lack of such basic infrastructure and amenities makes tribal women more vulnerable. देखा जाए तो महिला एक टॉय के रूप में उनको देखा जाता है, एक खिलौना है या फिर एक काम करने वाली मशीन है। अगर वो बालिग है, 30-35 साल की या 45 साल की महिला है और उसके ऊपर यौनिक हिंसा हुई है, तो दूसरा भी उस महिला की तरफ उसी नज़र से देखता है कि मैं भी इसके ऊपर यौनिक हिंसा करूंगा तो ये अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, क्योंकि ये महिला है, ये अशिक्षित है और ऊपर से आदिवासी है और इनकी जात ही ऐसी है कि इनकी जात में इनके ऊपर अत्याचार करो तो इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इस कारण ही आदिवासी महिला वहाँ पे असुरक्षित है। थाना में केस दर्ज करने
एवं कोर्ट में अधिवक्ता द्वारा ज़्यादा फीस मांगने पर न्याय प्राप्त करने से वे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति वे बहुत गरीब होते हैं, उनकी ठीक नहीं होती है। रुपये के अभाव में वे न्याय पाने के लिए थाना में केस दर्ज नहीं करवाते हैं और ना ही कोर्ट जाते हैं। People who manages them, it's the higher caste, upper caste society, or might be the upper class society. So I believe that when power comes into action, they become the marginalized one, and especially the women and girls, they become the marginalized of the marginalized one. वो कानून हमारे लिए है, लेकिन वो कानून की जानकारी हमारे महिलाओं में नहीं है। तो कानूनी अज्ञानता भी एक ये हिंसा का जो के खिलाफ आवाज़ न उठाने का भी एक कारण है। जहाँ पर महिलाएं न्याय पाने के लिए असक्षम हो रही है, वो सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके साथ में समाज का बड़ा तबका खड़ा नहीं होता है और उनको उनका अकेला का समस्या बता करके छोड़ दिया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि समाज उनके साथ आगे आए, विशेष करके आदिवासी समाज, युवा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और जो भी समाज के संगठन होते हैं, संरचनाओं में हैं, उन लोगों को उन्हें अपना मुद्दा समझ करके महिलाओं के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। महिलाओं का जब बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं तो दो वर्ग खड़े हो जाते हैं, एक तो अपराधी का जात और महिलाओं का जो अपना जात धर्म होता है। तो इसलिए बहुत कम नागरिक समाज संगठन है जो इन सब मुद्दों को लेकर के महिलाओं की वकालत के लिए काम कर रहे हैं। Especially when it comes to the workplace, the real state managers or the head is always seeking sexual favor, and there are many reported cases against the state managers, but later the victim withdrew the cases in the fear of losing the job, as it is the only source of income of the family. आदिवासी समुदायों को आपसी जातीय भेदभाव तथा धार्मिक भेदभाव को समाप्त कर एक दूसरे को कानूनी सहायता और सलाह देना चाहिए और समाज को भी चिन्हित कराया जाए कि इन घृणित अपराधों के लिए सजाएं क्या क्या उपलब्ध हैं। सेक्स एजुकेशन की भी डिमांड की जानी चाहिए, क्योंकि जेंडर सेंसिटाइजेशन ही इन तमाम चीज़ों का हल दिखाई पड़ता है। So I feel that it's not only in one layer, but there are multiple layers, and it is very easy for people, stakeholders at different levels, be it the police, be it the CWC, be it the advocates, to say that they are to uneducated person, they allured the person to do that, they tempted the person, these are some of the very common comments that come from different kind of stakeholders in this justice system. काउंसिलिंग, समुपदेशन जिसको बोलते हैं, काउंसिलिंग की बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत है। और समाज में जो अपने आप में कुछ कुरीतियाँ है, जैसे कुछ अंधश्रद्धा भी है, तो इसका भी निर्मूलन होना चाहिए, तब जाके महिलाओं का एक आत्मविश्वास भी जाके बढ़ सकता है और इसके लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उनके आत्मरक्षा से जुड़े हुए या संवैधानिक रूप से उन्हें शिक्षित करने का, जागरूक करने का, तो वो उनके रीजनल लैंग्वेज में भी होने चाहिए, क्योंकि आदिवासी तबका आज भी अपनी अलग अलग भाषाओं के कारण बहुत बार हिंदी और इंग्लिश की सामग्रियों को नहीं पढ़ पाता है। तब जा कर के महिलाओं की रक्षा हो पाएगी। We should encourage Adivasi women and girls to take a leadership role, engaging the community to recognize and respond to sexual violence. We should give awareness to the community to immediately respond to sexual violence, which can lead to a safer place for the women in tea garden. स्त्री को दोयमता से मुक्ति चाहिए, उनको सम्मान, न्याय, बंधुत्व और समानता की जो आस्था है उसको लेकर के चलना चाहिए। और अंततः मैं कहना चाहूँगी साहिर लुधियानवी के शब्दों में कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजा दिया। ये तमाम संजीदा लेखनी को और भी मजबूती के साथ सोसाइटी में लाने की ज़रूरत है। I feel it also requires a collective effort from all sectors to adopt and frame policies which values women.
I feel it is also very important that our children should be educated and taught from a tender age on loving and honoring women. तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहनें आती हैं, ओ देखो लोगो देखो बहनें आती हैं, ओ देखो लोगो देखो बहनें आती हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी वो तो नया जमाना ला